नमस्कार, मैं हूं अमित रोशन और आपके शहर की खबरों को लेकर उपस्थित हैं सिटी हलचल में। सबसे पहले बात करते हैं शहर भर में बकरीद बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर की सभी मस्जिदों में नमाज अदा हुई। लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की, एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी। बुधवार को ईद उल जुहा यानी बकरीद है। देश भर के मुस्लिम समाज के लोग बकरीद त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मुस्लिम समाज के लिए यह त्यौहार बड़ा ही बेहद खास त्यौहार है। इस खास त्यौहार के मौके पर मुस्लिम समाज सबसे पहले पाक होकर नमाज अदा करता है और फिर एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी जाती हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित जामा मस्जिद में भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने नमाज अदा की और बकरीद के मौके पर अल्लाह से दुआ की कि पूरे देश में कोरोना की महामारी से देश को छुटकारा मिल सके। जामा मस्जिद के मौलाना अजमल खान ने बताया कि ईद को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पहले से ही ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपील भी की उन्होंने कि कम संख्या में वह मस्जिदों में पहुंचे और मस्जिदों में नमाज अदा करें। बकरीद के मौके पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि पूरी दुनिया को कोरोना की इस बीमारी से जल्द छुटकारा मिल सके। इसके साथ ही इस त्यौहार पर कुर्बानी की खास परंपरा बताई जाती है। मुस्लिम समाज के त्यौहार पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। मैं सबसे पहले तो आप सभी रात को ईद की बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं और हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा करे और जो ये कोरोना की बीमारी फैल रही है और जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है, खुदा इस बीमारी को दुनिया से ख़त्म करे और इंसानों के अंदर मोहब्बत और प्यार जो है जैसे पहले था वैसे ही दोबारा ज़िंदा हो। मैं इसकी खुदा से दुआ करता हूँ और तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मैं सभी से कहना चाहूँगा, जैसे मौलाना ने गुजारिश की है कि सभी भाई जैसी भी सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के रखें और जहाँ तक हो सके भी अपनी अपनी नज़दीकी मस्जिद में ही नमाज अदा करें और नमाज के बाद जो कुर्बानी है जो भी शख्स करना चाहे वो कुर्बानी करे। इस ईद के मौके पर सबसे पहले तो कहता हूँ कि सब आपस में मिलजुल के, जैसे माहौल चल रहा हो सबसे हम एक दूसरे मिलजुल कर रहें, कोई ना इत्तेफाक ऐसा कुछ ना रहे। और सबसे बड़ी बात है ईद की खुशी में सबसे बड़े सब हिंदू जितने भाई हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम जितने भी हैं, सब हिंदुस्तान वाले सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक और बधाई और खुश रहें हम भी और सब खुश रहें, आबाद रहें। कहना यह है कि आपस में सभी प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं और अपने अपने ध्यान रखें। हर चीज़ का इस्लाम ने हर चीज़ का तरीक़ा बताया है, जिस तरीके से कुर्बानी करनी है, किस तरीके से हमने चलना है। हालात इस वक्त नाजुक है, इसी तरीके से अपने भाइयों का, अपना गैर भाइयों का भी ध्यान रखें, किसी को हमारे ईद से तकलीफ़ ना हो, इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें। ईद के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम सब मज़हबों को मिलजुल कर एक होकर के रहना है। अब रहा कि अब अलग अलग अपने मज़हबों के एतबार से जो त्यौहार होता है उनको अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो है त्यौहार को निभाएं और उस पर अमल करें और पूरे इंसानियत आपस में भाई भाई हैं। यहाँ मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। जिस मज़हब में है अपने मज़हब के पूरे जो रीति रिवाज है उस पर हम अमल करें, मतलब उसको ज़िंदगी में लाएं और उस पर अमल करें। अल्लाह हम सबको एक और नेक होने की तौफीक दे। चंडीगढ़ प्रशासन इस समय भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, जिसके कारण शहर में दफा 144 लगाई गई है। यह कहना है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला का। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई आरोप भी लगाए, उन्होंने कई आशंकाएं भी जताई। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव है, हर पार्टी को लोगों के पास जाना है, लोगों से मिलना है और वहाँ पर समूह इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन इससे पहले ही चंडीगढ़ प्रशासन ने 60 दिनों के लिए दफ़ा 144 लगा दी है, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है कि जिन्होंने भी मेयर रविकांत शर्मा और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडा पर हमला किया है, यह निंदनीय है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शहर में दफ़ा 144 लगाना सरासर गलत है। बीते सप्ताह शनिवार को सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में मेयर रविकांत शर्मा और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन पर हमला हुआ था। इसके बाद से ही पूरे शहर में
अगले 60 दिनों तक दफा 144 लगा दी गई है। इसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इसको लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने पत्रकार वार्ता पर भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सुभाष चावला ने कहा कि प्रशासन ने धारा 144 भाजपा के दबाव में आकर लगाई है। इससे प्रशासन ने सीधा आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाने की बात भी कही है। उनका कहना है कि मेयर रविकांत शर्मा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया गया था। पिछले 6 माह से कांग्रेस लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है और शहर में अन्य जगहों पर भी भाजपा का विरोध करना अन्य लोगों द्वारा जारी है। इसलिए भाजपा ने प्रशासन पर फैसला लागू करवाया है, वह इसका विरोध करते हैं। प्रशासन जल्द इस फैसले को वापस ले। अब आने वाले 4 माह में शहर में नगर निगम चुनाव है, हर पार्टी को अपना प्रचार करना है, ऐसे में वह कैसे प्रचार कर सकेंगे। प्रशासन के उस फैसले की आलोचना और उसका विरोध करना कि जिसमें उसने पिछले 2 दिन पहले पूरे शहर में 144 लगा दी और बहाना सिर्फ ये लगाया जा रहा है कि जो 48 की मार्केट में थोड़ी बहुत घटना घटी है और उस घटना के भी अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि उसके पीछे किसान हैं या भारतीय जनता पार्टी के अपने वर्कर हैं या कोई और है, उसकी आड़ लेके आप पूरे शहर को एक जेल खाना बना दें। इसका हम विरोध करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। देखिए, ये एक साजिश है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाने से रोकने के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 6 महीने हो गए हैं पूरे शहर में, शहर का हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हों, आज सड़कों पे पूरे भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बड़े वाजिब कारण हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतें, खाने पीने का सामान बढ़ रहा है, नगर निगम का हर फ्रंट पे फेलियर, पानी के रेट बढ़ा दिए, टैक्सेस लगा दिए, सब कुछ करने के बावजूद भी शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को खो दिया। आज जो खूबसूरत शहर चंडीगढ़ का आज वो सबसे बदसूरत शहरों में उनका नाम आने लग गया। बीजेपी इस बात से डरी हुई है कि नगर निगम चुनाव में ये मुद्दे अगर शहर में उठे तो हमारा उससे आने वाले चुनाव में सफाया निश्चित है। इसलिए उन्होंने एक साजिश रची है। मेरे कहने के 48 सेक्टर में एक पथराव कराया, पथराव की आड़ में पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला कि पूरे शहर को 144 लगा दी जाए, क्योंकि गृह मंत्री उनके अधीन है। और चंडीगढ़ में हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चुनाव में गृह मंत्रालय इस तरह जाके कोई साजिश करता हो। आज जानबूझ के ड्रॉ नहीं निकाले जा रहे, लेट किए जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आप बोल रहे हैं, अगर अक्टूबर में ड्रॉ निकालेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैंडिडेट कैसे इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर अपने चुनेगी। ये एक साजिश है। इसलिए मैं आज बार बार साजिश शब्द कर रहा हूँ कि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ये मिल चुके हैं। ये दोनों लग रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है और उसके लिए दूसरी पार्टियों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसको 144 धारा के अधीन रोकना चाह रहे हैं। ऐसे लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में मीटिंगें करते रहे हैं। और कुछ फोटोग्राफ ऐसे भी मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जब वो मीटिंग में बैठे होते हैं तो बिना टर्बन के होते हैं, और सिंधु बॉर्डर पे वो गए हैं किसानों के तो वहाँ उन्होंने टर्बन पहन रखी है। तो क्या कारण है ये? जब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड खुला है कि वो तीनों कृषि बिल के समर्थन में है, उनकी पार्टी जो है किसानों के विरोध में काम कर रही है, तो उनके पदाधिकारी वहाँ क्या करने जाते हैं और उस दिन धरने में क्या करने गए थे? तो ये तो हमारे लोग जाएं तो वाजिब है। हमने तो कह रखा है कि हमारे जो किसान परिवारों से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता हैं वो बिना कांग्रेस पार्टी का नाम लिए इन प्रदर्शनों में भाग ले सकते हैं। और हमारे पार्टी का स्टैंड भी खुला है कि हम तीनों कृषि कानून बिलों के विरोध में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन विरोधों में क्या करने जा रहे थे? वहाँ क्या उनमें क्यों बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे? तो क्या इस बात की शंका नहीं होती कि क्या एक साजिश थी कि पथराव कराओ और बाद में 144 लगाओ? गुरनाम सिंह चडूनी किसानी नेता ने कहा है कि वह किसानों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। यह बात अलग है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा उन्हें 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया था। इस दौरान यह कहा गया है कि गुरनाम सिंह चडूनी किसी भी किसानी मंच पर उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन इसके विपरीत गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि वह किसानों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जैसे मिशन यूपी बनाया गया है वैसे ही मिशन पंजाब भी बनाने वाली बात पर वह कायम रहेंगे। तो ये मिशन पंजाब जड़ा है
ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਰਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਿਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੁਟੇਰੇ ਗਿਰੋਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ષੜਯੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਵਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਵੈਧ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਬਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤੇ 3% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, 97% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ 30-35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 2100 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾ ਅੰਤਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਇਹ ਵੋਟ ਲੁਟੇਰੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਤਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮਵਾਦ ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ
कारपोरेट करेगा तो वो चीज़ इत्थे जिहड़ी है वो तोड़नी पेगी, वो साडे देश के मुताबिक सूटेबल नहीं है। तो इस करके असीं नारा दिता है मिशन पंजाब का कि भी मिशन पंजाब जिहड़ा है वो एक देश च बदलाव की एक पहली पौड़ी होवे ते उस तो बाद आपां पूरे देश को बदल के दिखाई। मोहाली में कई महीनों से अस्थायी अध्यापकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की छत पर कई अध्यापक पेट्रोल लेकर चढ़े हुए हैं, आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं। पंजाब सरकार से अपील की जा रही है कि उन्हें पक्का किया जाए। बार बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है लेकिन उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। इसी के फलस्वरूप इन शिक्षकों ने एक बार फिर चंडीगढ़ की ओर कूच किया। यह शिक्षक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घेराव करना चाहते थे। इनको पहले पंजाब पुलिस ने मोहाली में ही रोकने का प्रयास किया, वहाँ पर धक्का मुक्की हुई, नहीं रुके। फिर यह चंडीगढ़ की बॉर्डर में प्रवेश करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस ने इन अध्यापकों को समझा बुझाकर बैठा दिया और कई आश्वासन भी दिए। इन अध्यापकों का यही कहना है कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि बुधवार को कैबिनेट बैठक होगी और इन अध्यापकों का कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, लेकिन कैबिनेट बैठक नहीं हुई। कुर्सी की खींचातानी चल रही है पंजाब में इस समय नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच। इसी के कारण उनकी मांगों की ओर ढिलाई बरती जा रही है। इसी कारण उन्होंने अपने प्रदर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाया और फिर बुधवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घेराव करने का प्रयास किया। पंजाब में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। कुछ विधायकों को नवजोत सिंह सिद्धू अपने साथ लेकर चल रहे हैं और कुछ को कैप्टन। लेकिन पंजाब में जो कर्मचारी सड़कों पर अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी नौकरी में अपने आप को पक्का करने के लिए शिक्षकों ने पैदल ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी को घेरने के लिए तीसरी बार चंडीगढ़ की ओर कूच किया। YPS चौक के पास टीचर्स को मोहाली पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद चंडीगढ़ बॉर्डर पर स्थित गीता भवन मंदिर के पास वे जाकर बैठ गए, जहां अध्यापकों को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसके बाद पुलिस के आधा अधिकारियों ने उन्हें समझाया। शिक्षा सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ वीरवार को बैठक करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षक शांत हुए। अध्यापकों के नेता देवेंद्र संधू ने कहा कि बीते सप्ताह मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू ने धरने पर आकर कहा था कि बुधवार को आपकी मांगों को लेकर कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक नहीं की। सरकार ने कुर्सी को लेकर खींचातानी चल रही है। संधू ने कहा कि 13,000 अध्यापक सरकार से भीख मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षक नेता गगन अबोहर वीरपाल कौर ने कहा कि सरकार की मांगे मानने की नीयत नहीं है। सरकार उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है। सरकार को सिर्फ एक ही एजेंडा की शिक्षकों की हड़ताल किसी तरह टूट जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। शिक्षक अपना हक लेकर ही लौटेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कई नेताओं की जासूसी मामले में हरियाणा की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस पर जिस तरह से निगरानी या फिर जासूसी करवाई जा रही है वह सरासर गलत है। भाजपा इसमें डरी हुई है और वह नहीं चाहती कि जो भी उनके खिलाफ उठे उसका कुछ ना कुछ ऐसा हल निकाला जाता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का इसमें डर साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि भारत सरकार इस सॉफ्टवेयर से संबंधित सच्चाई को बाहर क्यों नहीं आने देना चाहती। काउंटर टेररिज्म तक तो ठीक है, पर देश के बाकी लोगों पर इसका इस्तेमाल करके उनकी जासूसी करने की सरकार को कौन सी जरूरत आन पड़ी थी। सीधे तौर पर सरकार की बड़ी बदनामी हुई है, नाकामी हुई है। ऐसे में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को बिना देरी के इस्तीफा देना चाहिए। आज के दिन सबसे ज्वलंत मुद्दा जो देश के सामने है वो है जासूसी का, और ये ऐसी जासूसी है जो कोई पकड़ी नहीं गई है सरकार द्वारा, लेकिन इसका खुलासा हुआ है इंटरनेशनल स्तर पर। एक ऐसी कंपनी, इजरायली कंपनी, जिसने सॉफ्टवेयर बेचा है पेगासस नाम से, दुनिया भर में
दुनिया भर में, और ये सॉफ्टवेयर कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं खरीद सकती, केवल सरकारों को उपलब्ध होता है। बहुत महंगा भी है, केवल सरकारें खरीद सकती हैं और सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो खुलासा हुआ है ये इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा केवल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि 45 देशों के बारे में ये खुलासा हुआ है। फ्रांस जैसे देश के बारे में भी बहुत से देश हैं, कजाकिस्तान, सऊदी, बहुत से देश हैं जहां पर इसका इस्तेमाल हुआ है सरकारों द्वारा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहां हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि सरकार आज तक ये नहीं कह पाई है कि इसका इस्तेमाल उसने किया है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर उसने खरीदा है कि नहीं। आपने देखा पिछले दिनों में बहुत सी रिपोर्टिंग हो रही है, 300 के करीब भारतीय लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की रिपोर्टिंग हुई, जिसमें टॉप पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जुडिशरी से संबंधित लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, ऑपोजिशन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कथित तौर पर हुआ है। बड़े बड़े सीईओज, मीडिया के बड़े हाउसेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, उनसे संबंधित कुछ लोग, और पिछली बार प्रियंका गांधी जी, उनका भी हैकिंग में नाम आया था। लेकिन 19 से आज तक सरकार ने इसके बारे में सच्चाई नहीं बताई। साफ तौर पर ऐसी बातों का खुलासा हो रहा है कि इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, टेररिज्म से लड़ाई के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल राइट है, आप लोगों की फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर प्रहार हुआ है। कुमारी संजय ने जैसे ही पेगासस पर सवाल उठाए तो इसके जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उतर आए। उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि संसद में कई अहम मुद्दे हैं, नारियों से संबंधित है, गरीबों से संबंधित कई अहम फैसले लिए जाने हैं, लेकिन विपक्ष या फिर कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाकर संसद का समय बर्बाद कर रही है और जो मुद्दे पास होने चाहिए वह पास नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार पर पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी को लेकर गिरी गाज के बाद हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बचाव में आए हैं। सीएम खट्टर ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खट्टर ने कहा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जो संसद में हुआ वह चिंता पैदा करने की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों, महिलाओं, युवाओं को लेकर संसद में चर्चा होनी थी, लेकिन विरोधी पक्ष कांग्रेस का एक लक्ष्य रहा है, जब भी देश के लिए कोई सकारात्मक बात होती है तो उसको संसद को कांग्रेस नाकाम करने में तुल जाती है। कांग्रेस द्वारा पेगासस मामले की बात चला दी जाती है। सीएम खट्टर ने आगे कहा कि कांग्रेस का खुद का ऐसा इतिहास रहा है, इसलिए वह दूसरों को भी ऐसा समझते हैं। कांग्रेस खुद भी अपने लोगों और नेताओं की जासूसी करवाते हैं।
कि जैसे हम देख रहे हैं कल मानसून सत्र केंद्र यानी संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है और उसमें कल के घटनाक्रम से जो चीजें निकल करके आई वो बहुत ही एक प्रकार की चिंता पैदा करने वाली है, बहुत ही एक प्रकार से ध्यान आकर्षण करने वाली है। इस बार के मानसून सत्र में आखिर संकेत पहले मिलते हैं कि किन किन बातों को लेकर के चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ योजनाओं पर चर्चा जरूर लोकसभा के सेशन में होनी थी, होनी भी है अभी, और उसमें कई प्रकार की बातें उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आने वाली हैं, ऐसा जो पहले से इंगित है। लेकिन विरोधी पक्ष कांग्रेस का एक हमेशा एक टारगेट रहा है कि कभी भी देश में कोई अच्छी बात होने की संभावना हो तो उससे पहले कुछ ताकतों के साथ मिल करके उन चीजों को कैसे डिरेल करना है, प्रारंभ में ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। तो जिस प्रकार कल उन्होंने ये सब किया है कि एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इस तहत को लेना देना नहीं है। और उनके यहां का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस, एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृह मंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं। कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000। तो ये इतिहास भरा पड़ा है उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है। लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, ये इमरजेंसी में हमने देखा है। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले काफी कम है, सुखद समाचार है, लेकिन इसके बावजूद भी चंडीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग शांत नहीं बैठा है, लगातार काम किया जा रहा है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मी घर घर जाएंगे और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जो भी बुजुर्ग हैं जो संपर्क सेंटर तक या जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है उन सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको घर जाकर स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है। अब सीनियर सिटीजन्स को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना महामारी में बचाव का एकमात्र तरीका यही है कि वैक्सीनेट लोगों को किया जाए। लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है, जिसके अंतर्गत लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर आएगी, आपकी बेल बजेगी और आपसे पूछेगी क्या आपको वैक्सीन लग चुकी है। अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वहीं मौके पर आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का यह कदम उन सीनियर सिटीजन्स और उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो इस उम्र में चल फिर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम सीटीयू की बस में जाती है, जिसमें पूरी मेडिकल टीम तैयार रहती है। कुछ सीनियर सिटीजन से बात की गई जिनके वैक्सीन लग रही थी। सीनियर सिटीजन्स की उम्र 80 के पार थी।
वैक्सीनेशन सेंटर पर वह जाने में असमर्थता दिखा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग का यह अच्छा कदम है, इसकी वजह से अब उन्हें वैक्सीनेट किया गया है। उन्होंने इसकी सराहना भी की। इसमें सभी सीनियर सिटीजन्स को फायदा पहुंचेगा। कैसा लग रहा है घर घर आके वैक्सीन? बहुत अच्छा है जी, हमारे सीनियर सिटीजन के गए थे, बहुत अच्छा है। और बाकी लेडीज के लिए जो नहीं जा सकती, जो चल नहीं सकती, जिसके पास कोई साधन नहीं है, तो आपकी तो जस्ट है कि गार्ड गिविंग ब्लेसिंग है ये हमारे से। ये अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। इट इज वेरी गुड वाइन, बहुत ही जीवन में। आज घर घर आकर वैक्सीन लग रही है, क्या कहना है इसके लिए आपको? बहुत आराम है हमारे लिए, और इससे ज़्यादा सुविधा क्या हो सकती है? तो बहुत सुविधाजनक है, दूर जाना ही नहीं पड़ा। वहीं कुछ लोगों से बात की जिनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग का यह अच्छा कदम है। अगर इसी तरह चंडीगढ़ में वैक्सीन लगती रही तो तीसरी लहर में चंडीगढ़ के लोगों को कम नुकसान होगा। सर ये बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया को स्पेशल जहाँ आना नहीं पड़ रहा, धक्के नहीं खाने पड़ रहे, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है बीजेपी ने, सरकार ने अपनी ने कि घर घर जाके सबके वैक्सीन लगी जाए, बस यही बोलूँगा मैं अभी। ये तो बहुत बढ़िया मुहिम है जी, पूरे वर्ल्ड में सिंगल मुहिम है हमारी कंट्री की जो नंबर 1 पे चल रही है और सबको फ्री वैक्सीनेशन मिल रही है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता जी। बीमारी से बचाने का सरकार पूरा इंतजाम कर रखा है और हम लोगों को इससे ज़्यादा हम खुशनसीब क्या होंगे कि हमें ऐसी सरकार मिली हुई है। इस दौरान डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का यह कदम है कि घर वैक्सीन पहुंचे। इस दौरान वह सभी लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं जिससे कोरोना की तीसरी लहर में हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। ये अब हमारा डोर टू डोर शुरू हो चुका है। हमारी ये CTU बसेज हैं जहाँ जिसके अंदर हम बैठ के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, जो लोग नहीं आ सकते वैक्सीनेशन सेंटर्स, उनके लिए हम घर घर जाके अब वैक्सीनेट लगवा रहे हैं। मकसद इसका क्या है? इसका मकसद ये है कि थर्ड वेव से पहले हम सबको वैक्सीनेट कर दें ताकि हम उस चीज़ को रोक सकें, उस चीज़ को दबा सकें। फ़र्क जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रही है तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि थर्ड वेव ना आ सके। उसके लिए आप भी एहतियात बरतिए, थोड़ा घर पे रहने की कोशिश कीजिए, मास्क पाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपना भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाने की कोशिश कीजिए। वैक्सीन लगवाइए ताकि जो थर्ड वेव में कोई बीमार होता है या कुछ होता है तो उसमें लोगों को इतना फ़र्क ना पड़े। पंचकुला के अधीन आते 81 गाँवों में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। साथ ही साथ कोशिश यह भी की जा रही है कि जो बचे हुए क्षेत्र हैं या जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको भी वैक्सीनेट किया जा सके। पंचकुला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनका प्रयास है कि तीसरी लहर से पहले जहां तक संभव हो सके पंचकुला में 100% वैक्सीनेट किया जाए। कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए वैक्सीनेशन एकमात्र साधन है। पंचकुला में अब तक कुल 81 गाँवों में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसमें सर्वाधिक प्रदेश के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मौनी हिल्स में वैक्सीनेट किया जा चुका है। इनमें से 68 गाँवों में वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि जिले में 81 गाँवों में 100% वैक्सीनेशन की जा चुकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हरियाणा में एकमात्र पहाड़ी इलाका मौनी हिल्स है, वहाँ पर भी वैक्सीनेट लोगों को किया गया है। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग क्षेत्र क्योंकि दूरगामी क्षेत्र है, यहाँ पर यातायात साधनों व इंटरनेट की सुविधा का भी अभाव है तथा इन गाँवों में पहुँचना वहाँ के लोगों को वैक्सीनेट करना अहमियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह चुनौती स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकार की है और लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आई यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ना के बराबर है। लोगों को जागरूक करने का केवल एकमात्र साधन आशा वर्कर, ANM और आंगनवाड़ी वर्कर रहे। लोगों को टीकाकरण के बारे में घर घर जाकर समझाने में इन तीनों हेल्थ वर्करों ने स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी का काम किया। वहीं आशा वर्कर, ANM व आंगनवाड़ी वर्कर ने गांव में पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन की न सिर्फ जानकारी दी बल्कि वैक्सीनेट भी किया। कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड काफ़ी अच्छी है और हमने 81 विलेजेस 100% वैक्सीनेट कर दिए हैं, मतलब जिसमें कि सारी जनता को एटलीस्ट 1 डोज ऑफ कोविड वैक्सीन लग चुका है। उसमें हमारी कुछ प्रेग्नेंट फीमेल, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स का अभी मंडे को ही लॉन्च हुआ था, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को अब हम धीरे टेकअप कर रहे हैं, धीरे धीरे मोटिवेट करके। अदरवाइज 18 ईयर्स से ऊपर हमारी सारी पॉपुलेशन उनकी एक बार कवर हो गई है। और उसमें ज़्यादातर जो गांव हैं वो मोरनी के हैं, PHC मोरनी में जो वो करते हैं उसमें 68 गांव मोरनी के हैं। और मोरनी पे हमने ज़्यादा फोकस इसलिए भी किया शुरू में क्योंकि मोरनी बहुत हार्ड टू रीच एरिया में आता है और मुझे लगता है कि वहाँ की पॉपुलेशन को हर तरह की हेल्थ फैसिलिटी या और कोई फैसिलिटी लेने में मतलब
थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो हमारा फोकस ये रहा कि हम ओटी को पहले कवर करें। डॉक्टर पूजा पीएचसी सूरजपुर की इंचार्ज ने बताया कि उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत 42 गांव आते हैं। इनमें से 4 गांवों में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमारे पीएचसी सूरजपुर के अंडर 42 विलेजेस आते हैं। उसके अंदर हमारे 4 गांव बुर्ज, कोटिया, भगवानपुर, झल्ला 100% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। 38 विलेज जो हैं वो 90% वैक्सीनेटेड हैं। गांव के लोगों तक पहुंचने के लिए, वैक्सीन पहुंचाने के लिए गांव में जाके हमने वैक्सीनेशन का अपना कार्यक्रम किया है। वैक्सीनेशन का टीकाकरण कंप्लीट तरीके से टीकाकरण किया है इन 4 विलेजेस में, और बाकी के हमारे 38 विलेज हैं, हम बहुत जल्द उनमें भी 100% वैक्सीनेशन करेंगे। गांव के लोगों को काउंसलिंग करी, आशा वर्कर की हेल्प से हमने काउंसलिंग करी, गांव के लोगों से हमने बातचीत की। जो गांव के युवा थे उनका हमें बहुत सहयोग मिला है, उन्होंने भी अपने घर में बुजुर्गों को समझाया है, उनकी काउंसलिंग की है। आशा वर्कर्स के थ्रू हमने अप्रोच किया है गांव के लोगों को कि भाई आप बताइए हमारे को, आप टीकाकरण से किस प्रकार से आप टीकाकरण से डर रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि जी बुखार आ रहा है, हमारे को थकान होती है। हमने उनको बताया कि पानी का सेवन ज्यादा करें, प्रॉपर रेस्ट करें और प्रॉपर अपने टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण से कोरोना से होने वाले साइड इफेक्ट से वो बच सकते हैं। गांव के लोगों ने भी, हमारे सरपंचीज ने, पंचीज ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। हम इसलिए हर एक गांव में जाके टीकाकरण अपना पूर्ण तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन गांव में हमारा 90% हो चुका है, बहुत जल्द हम उनमें 100% वैक्सीनेशन कर देंगे। गुरबचन सिंह निवासी कोटिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा टीकाकरण का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया गया है, उसी के बदौलत बहुत से लोग टीका लगवाने पहुंचे हैं। सोशल मीडिया से प्रेरित होकर गांव के युवाओं ने बुजुर्गों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया। युवाओं की यही सोच रही कि बुजुर्ग ठीक होंगे तो तभी उनके घर सुरक्षित रहेंगे। आज मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गांव 100% वैक्सीन लग चुकी है, और हमारी डॉक्टर पूजा ने इसमें हमारा बहुत साथ दिया। और हम यह भी कर रहे हैं कि अगर हमारे गांव में कोई आए तो हम उसे प्रेरित कर रहे हैं कि वो मास्क लगा के रखे, उचित दूरी बनाए रखे और बार बार हाथ साबुन से धोए। पंचकुला के हर्बल गार्डन के पास घग्गर नदी में एक शव बरामद हुआ है। महिला का यह शव है, चेहरे पर काफी चोटें भी आई हुई हैं। राहगीरों ने जब इसे देखा तो यह पानी में तैर रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस शव को अस्पताल में पहुंचाया पोस्टमार्टम के लिए और जांच शुरू कर दी। पंचकुला के सेक्टर 26 हर्बल गार्डन के पास घग्गर नदी में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिला है। मृतक का नाम बलजीत कौर सेक्टर 15 निवासी और महिला की उम्र करीब 28 साल बताई जा रही है। शव घग्गर नदी में तैरता हुआ मिला और किनारे जा पहुंचा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पहाड़ों की तलहटी में बसी घग्गर नदी में महिला का शव कैसे आया, यह एक जांच का विषय है। महिला का शरीर पर चोट के निशान भी हैं और चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है। शव मिलने की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस व एसीपी राजकुमार ने मौके का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और इस महिला का शव नदी में कैसे आया, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी जो है बह के आई हुई है और वो घग्गर में ये जो हमारा नया पुल बन रहा है इसके आसपास पड़ी। तो अभी मैं मौके पे पहुंचा हूँ। हमारे चौकी इंचार्ज और SHO चन्नी बंदर मौके पे हैं। अभी सीन ऑफ क्राइम टीम जो है वो बुलाई गई है। प्राइमा फेसी जो है ये एक 47-48 साल की औरत की एक डेड बॉडी है जी, और जिसके पानी में डलने से जो है वो उसकी जो स्किन है वो गली हुई है। और अभी ये भी सूचना मिली है कि एक 346 का पर्चा सेक्टर 15 की चौकी में दर्ज है। तो अभी हमने उनको कॉल किया है कि एक बार वो आएं और इस बात को एसर्टेन करें कि क्या ये डेड बॉडी उन्हीं के परिवार की महिला की है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग है कि कल वो नाडा साहब में गुरुद्वारा में आई थी और उसके बाद से उसका जो है फोन स्विच ऑफ है और वो मानसिक रूप से भी इतनी कैपेबल नहीं थी। तो ये सारे इश्यूज अभी देखने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन प्राइम है। हम मौके पे अभी पहुंचे हैं तो इसको पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये थी ऐसी घटनाएं जो शहर में घटित हुई और उम्मीद है कि आपके शहर में जो खबरें हुई, मुख्य खबरें हमने आपको बताने का प्रयास किया और आपको अपने शहर के बारे में जानने का मौका मिला होगा। और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए, आपके शहर की खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। तब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।